अस्सलाम वालेकुम। टेक्स्ट अकेडमी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ, वो है सेक्शन 218 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये बहुत अहमियत का हामिल सेक्शन है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक सुनना है और समझना है, क्योंकि आपको कोई भी टैक्स पेयर हो जिसको कोई नोटिस इशू होता है तो 2018 फाइनेंस एक्ट में ये अमेंडमेंट आई सेक्शन 2018 में कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस होगा टैक्स पेयर को ना, तो ये भी एक प्रोसीजर में ऐड कर दिया। तो एफबीआर जो भी ऑफिसर्स नोटिस इशू करते हैं, बहुत ही कम ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो में आपको थ्रू कोरियर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको नोटिस सर्व करते हैं। अदरवाइज़ वो आईआरएस के पोर्टल पे वहाँ पे नोटिस अपलोड कर देते हैं। किसी को ईमेल आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को एसएमएस आता है, किसी को नहीं आता है। तो ये बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं टैक्स पेयर के लिए, जो कि ऑर्डर पास हो जाता है, टैक्स पेयर को पता नहीं होता, 2 साल बाद कोई बैंक अटैच हो जाता है या कोई 138 का नोटिस आ जाता है, तो फिर उसको पता चल जाता है कि उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है। तो इस सूरत में आपके लिए क्या रेमेडी अवेलेबल है? क्या वो ऑर्डर सही पास हुआ है, नहीं हुआ है? वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली उसने आईआरएस पे अपलोड करके अच्छा बैठ गए, तो क्या उन्होंने सही किया है? क्या वो लीगली सर्विस ऑफ नोटिस या ऑर्डर कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? तो इसको हम इसमें पूरे इसमें देखते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा ये ऐसा होता है कि सेक्शन 218 को सही तरह से रीड नहीं किए होते, और जब ये इसको रीड नहीं किए होते तो अपडेट फोरम पे आप जाते हैं तो आप इसको सही तरह से प्रेजेंट नहीं करते। आप सिंपल आर्ग्यूमेंट करते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिला, ऑर्डर नहीं मिला। तो इस वजह से जो है ना, आपको उस पॉइंट को जब आप प्रेस नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर वो आप केसेस भी इस तरह से हार जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये कहता क्या है। इसमें सबसे पहले सब सेक्शन 1 है 218 सेक्शन का। ये इसमें जो मैंने रेड हाईलाइट किया है, अब इसको हमने फोकस करना है। अब सब सेक्शन 1 कहता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एनी नोटिस ऑर्डर और रिक्वेजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल है, ब्रैकेट में लिखा है अदर देन इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्ली सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इफ करके ये क्लॉज ए बी सी एंड डी डाल दिया। ठीक है, ए क्या कहते हैं, पर्सन सर्व ऑन द इंडिविजुअल और इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर ए लीगल डिसेबिलिटी और ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर सर्विस टू द प्लेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 नीचे आएगा। और द इंडिविजुअल यूजुअल और लास्ट नाउन एड्रेस इन पाकिस्तान। सी कहता है सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इन द मैनर प्रेस्क्राइब फॉर सर्विस ऑफ समन्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अच्छा, और सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रेस्क्राइब मैनर। तो यहाँ पे फोकस हमने इस पॉइंट पे करना है कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है, प्रोसीजर है। 218 का ये सब सेक्शन 1 है। जब किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर को नोटिस इशू करना है तो ये इस सब सेक्शन 1 के मुताबिक वो नोटिस सर्व करेंगे। कोई ऑर्डर है तो वो आपको सर्व करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको पर्सनली सर्व करना है, पर्सनली सर्व ऑन द इंडिविजुअल। दूसरा है रजिस्टर्ड पोस्ट। तीसरा है प्रोसीजर प्रेस्क्राइब अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। डी है जो कि 2018 फाइनेंस एक्ट में ऐड हुआ है, वो है सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रेस्क्राइब मेथड। अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक सर्विस को इंडिविजुअल पे क्या असरात पड़ता है, लीगली ठीक है नहीं है, इस बेस में नहीं जाता। फिलहाल इसको मैं रख देता हूँ। सिर्फ इतना ही आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये सब सेक्शन 1 है सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 2 में क्या कहते हैं, 2 में ये कहते हैं सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनेंस एनी नोटिस ऑर्डर और रिक्वेजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन एनी पर्सन अदर देन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल टू हुम सब सेक्शन 1 अप्लाइज। ये है असल बात इस सब सेक्शन में, कि ये जो सब सेक्शन 2 है ये किस पे अप्लाई होगा, जो अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, जो सब सेक्शन 1 में मेंशन है। ठीक है, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं है तो फिर आपको ये फॉलो करना है सब सेक्शन 2।
कोई भी ऑफिसर जब आपको नोटिस इशू करेगा तो फिर वो ये देखेगा कि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अच्छा, ये भी देखना है कि वो इंडिविजुअल है या नहीं है। अब इसको हम आगे तफसील से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने ये ज़हन में रखना है, सब सेक्शन 1 था रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए और सब सेक्शन 2 है अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। तो इसमें आगे क्या कहते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्ली सर्व्ड ऑन द पर्सन इफ ए बी सी डी। ए में क्या कहते हैं, पर्सनली सर्व्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर सर्विस। अच्छा, सी है सर्व्ड ऑन द पर्सन इन द मैनर, वही सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के में जो मेंशन है। अच्छा, सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली इन द प्रेस्क्राइब मैनर। इसको दोबारा से आपने सब सेक्शन 1 से चलना है। सब सेक्शन 1 क्या था, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। सब सेक्शन 2 क्या कहते हैं, अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल टू होम सब सेक्शन 1 अप्लाइज। इसका मतलब अगर कोई बंदा रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो सब सेक्शन 1 फॉलो होगा, वो प्रोसीजर फॉलो होगा। अगर अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो सब सेक्शन 2 फॉलो होगा। अच्छा, इसमें आप फोकस ये करना है, एक चीज़ और भी फोकस करनी है आपने, ऊपर जो सब सेक्शन 1 है उसमें हर जगह इंडिविजुअल। अच्छा, ये देखें हर जगह इंडिविजुअल मेंशन है, ठीक है। डी में देखें सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली। सब सेक्शन 2 में देखें क्लॉज ए में आपको कहीं देखें इधर कहीं पर भी क्लॉज ए में आपको इंडिविजुअल का जिक्र नहीं आया, पर्सन लिखा हुआ है। बी में देखें, यहाँ पे देखें पर्सन्स रजिस्टर्ड ऑफिस, हर जगह पर्सन पर्सन आ रहा है। सी में देखें, सी में भी पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है। अब डी में देखें, यहाँ पे शिफ्ट आ गया सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकल इन द प्रेस्क्राइब मैनर। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है इंडिविजुअल। तो इसका मतलब सब सेक्शन 1 पूरा का पूरा जो है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए, सब सेक्शन 2 तमाम लोगों के लिए है अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल के। और अब इसमें मैं आपको जहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये, पर्सन्स का मतलब क्या है। पर्सन्स का मतलब सेक्शन 80 में आपको डिफाइंड है, वो मैंने नीचे आपको मेंशन कर दिया सेक्शन 80। पर्सन्स कितने हैं यहाँ पे देखें, द फॉलोइंग shall be treated as persons for the purpose of this ordinance, namely an individual, a company or association of person incorporated, formed, organized or established in Pakistan or elsewhere. C है the federal government, a foreign government, a political subdivision of a foreign government or a public international organization। ठीक है, तो ये पर्सन यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो सब सेक्शन 1 है, उसमें क्लॉज डी मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस। इसकी मजीद लीगलिटी हो सकती है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 218 इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस वैलिड है। इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस वैलिड है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डी में सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली, अगर इंडिविजुअल है, हो सकता है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके लिए वैलिड है। अगर कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप है, इसको जिसको एओपी कहा जाता है, इन सूरतों में सब सेक्शन 2 में या सब सेक्शन 1 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसको इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस ऑफ नोटिस होगा, ठीक है। क्लास ए में लिखा हुआ है पर्सन, बी में लिखा हुआ है पर्सन, सी में लिखा हुआ पर्सन, डी में जाके सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल लिखा। तो इंडिविजुअल, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये तीन बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। जब डिफरेंट है तो इंडिविजुअल लिखने की वजह से आप क्या वो कंपनी इंडिविजुअल है नहीं है, एओपी इंडिविजुअल है नहीं है। तो इसका मतलब इस सेक्शन 218 में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि कंपनी के लिए या एओपी के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस होगा। तो जो कंपनी है, एओपी है, उसके लिए क्लॉज ए बी सी, जिसके मुताबिक प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस वही कहलाएगी जो ए बी और सी क्लॉज इन तीनों के मुताबिक अगर प्रॉपर नोटिस इशू हुआ है या सर्विस ऑफ ऑर्डर हुआ है
तो वो सर्विस ऑफ नोटिस या ऑर्डर कहलाएगी अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर थ्रू आईरेस इशू हुआ है नोटिस तो, और ऑर्डर जो है आईरेस थ्रू आईरेस इशू हुआ है, तो कंपनी और एओपी के लिए वो लीगल सर्विस ऑफ नोटिस नहीं कहलाएगी। ये क्लियरली इस सब सेक्शन 1 और 2 को देखने के बाद हमें ये समझ में आता है। अब जो अपीलेट स्टेज पे जाते हैं, आपको ऑर्डर आईरेस पे, एक कंपनी है या एओपी है जिसके लिए आईरेस पे ऑर्डर अपलोड कर दिया और आपको थ्रू कोरियर या रजिस्टर्ड पोस्ट या पर्सनली आपको सर्व नहीं किया, तो इसका मतलब जो है ना वो लीगली आपको नोटिस या ऑर्डर सर्व नहीं हुआ। तो जब वो नहीं हुआ तो फिर वो लीगली क्या हो गया, वाइड हो गया। अच्छा, इंडिविजुअल एओपी के ऊपर कब जो है पार्टनर्स के ऊपर पार्टनर्स को एओपी की बिहाफ पे कब नोटिस इशू हो सकता है? सिर्फ उस वक्त इशू हो सकता है, ये सब सेक्शन 3 क्लियरली मेंशन है, वेयर एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज डिसॉल्व्ड, एनी नोटिस ऑर्डर आर रिक्विजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस ऑन द एसोसिएशन may be served on any person who was the principal officer or a member of the association immediately before such dissolution। तो इसका मतलब ये हुआ कि एओपी के ऊपर जब नोटिस आपने सर्व करना है तो एओपी के नाम पे करना है, तो उसके पार्टनर के नाम पे, उसके प्रिंसिपल ऑफिसर्स के नाम पे कब इशू हो सकता है नोटिस? सिर्फ उस वक्त इशू होता है जब वो डिसॉल्व हो चुका हो। जब वो डिसॉल्व हुआ हो तो उसके मेंबर्स या प्रिंसिपल ऑफिसर के नाम पे नोटिस इशू हो सकता है। इसका मतलब जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस अगर आपने एओपी के बिहाफ पे पार्टनर को इशू किया है तो वो लीगली वैलिड नोटिस या ऑर्डर जो आप सर्विस जो है वो लीगली नहीं हुआ है। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है। तो कंपनी के लिए भी यही है, ओपी और कंपनी के लिए वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस या ऑर्डर सर्व उसी वक्त कहलाएगी जब आपको ये क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी के मुताबिक जो है आपको नोटिस या ऑर्डर सर्व हुआ हो। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि कंपनी और एओपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ऑफ नोटिस नहीं है। ठीक है, तो ये हम इस बात को कहाँ इस अप्लाई कर सकते हैं? जब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपको पता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वो आईरेस पोर्टल पे ऐड अपलोड कर दिया, सपोज एक कंपनी है या एओपी है, तो ऑर्डर अपलोड कर दिया आईरेस पे, वो आपको मिला नहीं, 2 साल बाद आपको ऑर्डर नज़र आता है, बिंग अटैच हो जाता है या 138 का नोटिस आता है, तो आप अपील में चले जाते हैं। तो अपील में जाहिर है वो कमिश्नर अपील होता है या फिर ट्राइब्यूनल में जाते हैं, फिर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये ऑर्डर आपको नहीं मिला है, तो फिर वो आप कंडोनेशन फाइल कर दें। अच्छा, फिर जाहिर है 2 साल के बाद कंडोनेशन भी बड़े, इसको कंटेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सेक्शन अगर सही तरह से अगर आपने उसको प्रेस कर लिया ना, तो यहाँ से आपको कंडोनेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब नोटिस ही लीगल सर्विस ही नहीं हुआ है तो फिर सर्विस हुआ है वहाँ से जो है टाइम लिमिटेशन रन होगा। तो जब लीगल सर्विस ऑर्डर्स या नोटिस सर्विस ही नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो वो टाइम लिमिटेशन रन ही नहीं होगा। सिंपली इतनी बात है। तो इसको हमें केस को प्रेजेंट करने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए आपको ये देखना है सेक्शन 218 मुकम्मल फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। तो कोई भी टैक्स पेयर है जिसको इस तरह के केसेस का मसला आ रहा है, मसाइल हो रहे हैं, तो प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट से एडवाइजरी ले लें और इसके बगैर जो है आप कोई एक्शन ना करें। प्रॉपर लीगल कंसल्टेंट हायर करें जो कि आपके केस को अच्छी तरीके से लीगल वे में आगे प्रेजेंट कर सकें और आप परेशानी से भी बच जाएँ। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और भी इंडिविजुअल को जब इलेक्ट्रॉनिक सर्विस नोटिस इशू होता है तो उसकी भी क्या लीगलिटी हो में उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में किसी वक्त इस एक और वीडियो बना के डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।